एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड फेंशिंग को देखते हैं, जो कि एक ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी। वो 30 इयर्स की और अभी तक सिंगल है, पर जिस पर्सन के साथ वो ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी वो उसे बोलता है कि अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। पर फेंशिंग बोलती है कि मुझे तो अभी भी डेट करके टाइम वेस्ट करना है, जिस पर वो आदमी उसे ताना मारते हुए बोलता है कि इस एज में तुम्हें लोग लेफ्ट ओवर कंसिडर करेंगे। जो सुनकर वो खुद से सवाल करती है कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ कि जिन लड़कियों को लड़के नहीं मिलते, क्या वो किसी फ्रिज में रखे हुए खाने की तरह हो जाती है। हालांकि उसे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सभी क्या कहते हैं, पर फर्क तब पड़ता है जब कि तुम खुद उन बातों पर यकीन करना शुरू कर दो। फेंशिंग अब यहाँ से अपनी कंपनी में जाती है, जहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट को न्यू एम्प्लॉयज की लिस्ट देती है। फिर कुछ देर के बाद फेंशिंग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम आज रात लिहाओ के साथ डेट पर जाने वाली हो। तो फेंशिंग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे भाई केनियंग ने बताया। काम करते वक्त फेंशिंग कुछ एम्प्लॉयज की बातों को सुनने लगती है, जहाँ वो सभी जान को उसकी शादी के लिए बधाई दे रहे थे। उनमें से एक बोलती है कि अच्छा हुआ तुम 30 से पहले शादी कर रही हो, वरना तुम यंग लड़कों को डेट नहीं कर पाती और तुम्हारा हाल भी फेंशिंग की तरह हो जाता। ये बोलकर वो फेंशिंग की बुराई करने लग जाती है, जो कि फेंशिंग सुन लेती है और उसे भी काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम कोंगशाओ को देखते हैं, जो कि चेंगवान पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो उसे काफी परेशान कर रहा था। तभी कोंगशाओ को सूली का फोन आता है, जो उसे बताती है कि उनके क्लाइंट मिस्टर लुमिंग का डॉग गुम गया है, जिस बात से वो काफी गुस्से में है। इसीलिए तुम रॉ फुटेज के लिए अपनी जगह किसी इंटर्न को भेज देना। तभी मिस्टर लुमिंग वहाँ पर आते हैं, जो सूली से जल्दी अपने डॉग को ढूंढने के लिए बोलते हैं। वो बताती है कि सभी जगह पर पोस्टर्स हमने लगवाती हैं और आप अमेजिंग डेकोरेशन की इंचार्ज हैं, तो वो आपको न्यू फुटेज आज भेज देंगे। पर मिस्टर यूमिंग उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए कहते हैं। सीना वापस से चेंगवान पर आता है, जिससे ऑफिस में एक डॉग मिलता है और वो सभी से इसके बारे में पूछने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर फेंशिंग बाहर आती है और कहती है कि इसे मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। कोंगशाओ बोलती है कि मुझे एक वीडियो शूट करके एड एजेंसी को भेजनी है, जिसके लिए मुझे एक इंटर्न चाहिए, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए युआन सॉन्ग को मेरे साथ भेज सकती हो। इसीलिए फेंशिंग उससे आवाज़ लगाती है, पर वो ऑफिस में नहीं था। यहाँ से हम हमारे मेल लीड युआन सॉन्ग को देखते हैं, जो कि अपने प्रोफेसर केनियंग से मिलने के लिए जाता है, जो कि फेंशिंग के भाई हैं। केनियंग उससे पूछते हैं कि फेंशिंग क्या तुम्हें इतनी छुट्टी दे देती है जो कि तुम यहाँ पर आए हो। वो बोलता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं देती, इसलिए मैं बिना परमिशन के यहाँ आ गया। जिस पर केनियंग बोलता है कि तब तो तुम गए, क्योंकि मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी तुम्हें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देने के लिए, इसलिए वो तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी। तो युआन सॉन्ग बोलता है कि मुझे अगर पता होता है कि ऐसा है तो मैं इंटर्नशिप करने के लिए आता ही नहीं। केनियंग बताता है कि आज फेंशिंग अपने क्लासमेट से मिलने वाली है, जिसने उससे प्रॉमिस किया था कि 10 साल के बाद अगर वो सिंगल रहा तो वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। जो सुनकर युआन सॉन्ग बोलता है कि तो ट्रू लव कम और बैकअप प्लान ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिनमिन को देखते हैं, जो कि अपनी स्टूडेंट्स को डांस प्रैक्टिस करवा रही थी, पर वहाँ पर लड़कियाँ उसे बोलती है कि तुम कितने दिनों से हमें एक ही मूव प्रैक्टिस करवा रही हो और यहाँ पर तो लड़के भी नहीं आते। तभी वहाँ पर युआन सॉन्ग आता है, जो कि मिनमिन का सीनियर था और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। मिनमिन अब यहाँ पर खुद को प्रूव करने के लिए युआन सॉन्ग के साथ डांस करती है। इधर ऑफिस में फेंशिंग और कोंगशाओ चेंगवान को डांट रहे थे कि तुम एक इंटर्न का भी ध्यान नहीं रख सकते। फेंशिंग बोलती है कि उस इंटर्न का काम मैं कर दूंगी, जो सुनकर कोंगशाओ परेशान हो जाती है, क्योंकि लुमिंग का मूड आज काफी खराब था, जिससे अब फेंशिंग को झेलना होगा। कैबिन में आने के बाद फेंशिंग युआन सॉन्ग को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम कंपनी में 5 बार से ज्यादा लेट आए हो और बिना परमिशन के लीव पर हो, इसलिए तुम्हें अभी वापस आना होगा। पर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि कोंगशाओ के साथ मुझे साइट पर जाना है। जो सुनकर वो भी परेशान हो जाती है और भी साइट पर जाने के लिए निकल जाती है, जहां हम देखते हैं कि फेंशिंग क्लाइंट को समझा रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो कुछ टाइम के लिए वहां पर कोई भी डेकोरेशन नहीं कर सकती, पर वो ओनर मान ही नहीं रही थी। तभी युआन सॉन्ग वहां पर आकर डेकोरेशन को उतारने लग जाता है, जो देखकर वो ओनर काफी गुस्सा होती है। वो उसके सीनियर से कंप्लेंट करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद फेंशिंग युआन सॉन्ग से कहती है कि मेरी कमर अकड़ गई है, तो वो उसे सीधा करने लगता है, जहाँ पर उसे काफी दर्द हो रहा था। वहीं युआन सॉन्ग फेंशिंग की कमर की मसाज भी कर रहा था, जिस बीच उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है और वो उससे अट्रैक्ट भी होने लगता है, जो देखकर वो एकदम से पीछे हट जाता है और कहता है कि मैं कोई तुम्हारा मसाजर थोड़ी हूँ। ये सुनकर फेंशिंग मन में बोलती है कि अगर तुम हैंडसम नहीं होते ना तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। तभी वो लेडी अपनी फियांसे के साथ वहाँ पर आ जाती है, पर उसका फियांसे फेंशिंग को ध्यान से देखने लग जाता है और खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है। यहाँ में पता चलता है कि ये वही पर्सन है जिससे कि फेंशिंग आज शाम को मिलने वाली थी और इसी का नाम लिहाओ है। पर उसे देखकर फेंशिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली थी। यहाँ से अब स्टोरी पास में जाती है, जहाँ फेंशिंग लिहाओ से लाइब्रेरी में पहली बार मिली थी। वो उसे काफ़ी परेशान करते रहता था, पर वक्त के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। इसी तरह एक दिन लिहाओ रोते हुए फेंशिंग की क्लास में आता है और उसे बताता है कि मेरा साउथ पोल पे जाकर रिसर्च करने का सपना सच हो गया है, पर मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और वो उससे पूछता है कि अगर हम 10 साल के बाद भी सिंगल रहे तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी।
जिसके लिए फेंशिंग हाँ कर देती है। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ लियाओ उसे अपनी फियांसे के बारे में बता रहा था और उसका मजाक भी बनाता है कि वो अभी तक सिंगल है, पर फेंशिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। इधर युआन सॉन्ग को लियाओ की फियांसे की बात से याद आता है कि लियाओ वही है जिससे कि फेंशिंग आज मिलने वाली थी, जो सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम लुमिंग को देखते हैं जो कि सूली से बोलता है कि अगर हमारे पास फोटोग्राफ्स आ गए हैं तो ठीक है, वरना तुम अवेलेबल डेटा को ही प्रिंटिंग में डाल दो। जो बात वो कॉल करके कोंगशा को बताती है जिससे वो परेशान हो जाती है और वो फेंशिंग को कॉल करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाती। तभी लियाओ उसे अपना वेडिंग इनविटेशन कार्ड देता है जो देखकर वो अपसेट हो जाती है और साथ ही वो उसे अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने के लिए भी बोलता है, जो सुनकर वो खुद से बोलती है कि मैंने क्या क्या सोचा था पर तुमने तो मुझे डंप ही कर दिया। और उनकी सारी बातें सुनकर युआन समझ जाता है कि फेंशिंग खुश नहीं है। इसके बाद वो लुमिंग से मिलने के लिए जाती है जहाँ रास्ते में उसे एक कपल का वेडिंग शूट होता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश होती है और मोटिवेट होती है कि उसकी लाइफ में भी कोई जरूर आएगा। तभी बिल्डिंग के ऊपर जो क्लीनिंग कर रहे थे उनके हाथ से पानी जाकर सीधा फेंशिंग के ऊपर गिर जाता है। इसीलिए फेंशिंग ऐसी हालत में लुमिंग के ऑफिस में जाती है जहाँ वो उस पर लेट आने के लिए गुस्सा करने लगता है कि तुम कैसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जिसे टाइम की कदर ही नहीं है। फिर वो फोन करके उसके लिए ड्रेस मंगवाता है और उसे बोलता है कि हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, जिसकी बातें फेंशिंग चुपचाप सुनती है और सोचती है कि आज उसके साथ कितना कुछ बुरा हुआ, इसीलिए वो रोने लग जाती है। जो देखकर लुमिंग कहता है कि तुम्हारी ये सब ट्रिक ना मुझ पर काम नहीं करेगी। तभी फेंशिंग उसकी तरफ बढ़ती है जिससे डर की लुमिंग चेयर के पीछे छुप जाता है, पर वो और ज्यादा रोने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि फेंशिंग एक बेंच पर काफी उदास बैठी हुई थी। तभी युआन उसके सामने आता है। अब यहाँ से सीन सीधा अगली सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पर फेंशिंग की आँख खुलती है तो उसके सामने युआन था जो कि उसके क्लोज आकर उसे किस करने वाला था, पर तभी वो चिल्लाकर अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि युआन वहाँ पर नहीं है। फिर वो सोचने लगती है कि कहीं मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं है। तभी उसे याद आता है कि पिछली रात उसने युआन के साथ ड्रिंक की थी, जहाँ हम देखते हैं कि फेंशिंग ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और वो युआन को अपनी लाइफ को लेकर कंप्लेन कर रही थी कि उसकी लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है। जिस लड़की को मैं पसंद करती थी आज वही मुझे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड दे रहा है, जिसकी ये बातें युआन बड़े ध्यान से सुन रहा था। फेंशिंग बताती है कि लियाओ ने उसे उसकी फियांसे की ब्राइड्समेड बनने के लिए भी कहा है, जो कि बुरी बात है क्योंकि जो भी 3 बार से ज़्यादा ब्राइड्समेड बनता है उसकी शादी नहीं होती। जो बात वो जोर जोर से बताने लग जाती है। ये देखकर युआन उसे शांत करवाता है। फिर फेंशिंग उससे अपने पास बुलाती है और उसके क्लोज आकर कहती है कि मैं लियाओ की शादी से खुश हूँ, पर वो यहाँ पर उसके इतना क्लोज आ गई थी कि बेचारा युआन काफी नर्वस हो जाता है। फेंशिंग बोलती है कि मुझे भी किसी को डेट करना है, क्या तुम मुझे डेट करोगे? जो सुनकर युआन उसकी आंखों में देखता रह जाता है। अब प्रेजेंट में ये सभी बातें याद करके फेंशिंग काफी परेशान हो रही थी। तभी उसका भाई केन्यांग उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है, पर टेबल पर केन्यांग की मॉम डैड जैसे कि उससे नाराज लग रहे थे। जैसे ही केन्यांग कुछ बोलता तो उसके डैड उस पर बहुत जोर से चिल्लाते हैं, जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं। ये देखकर फेंशिंग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो मॉम केन्यांग को उसे उसकी डॉम में शिफ्ट होने के लिए कहती है। ये बोलकर मॉम डैड यहाँ से चले जाते हैं। फेंशिंग उससे पूछती है कि कौन आया था, तो केन्यांग उसे वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दरवाजे पर सीन क्रिएट कर रही थी। तभी वो देखती है कि उसमें एक और लड़की आती है जो कि वो खुद थी जब उसने ड्रिंक की हुई थी, और वो भी दरवाजे पर केन्यांग का नाम लेकर रोने लग जाती है। जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी केन्यांग की गर्लफ्रेंड है, और ये सब कुछ वो अंदर से रिकॉर्ड करके एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद वो बाहर आकर फेंशिंग को अंदर लेकर जाता है, जो सब कुछ देखकर उसकी गर्लफ्रेंड वहीं पर बैठकर रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे भी वहाँ से ले जाते हैं। सीना फेंशिंग पर आता है जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो ऑफिस में जाती है और जब वो अपना काम कर रही थी तो युआन उसे ही देखे जा रहा था। जब वो उसके पास आता है तो फेंशिंग उसे देखती रह जाती है, जो देखकर युआन पूछता है कि क्या तुम अब भी ड्रंक हो। उसके ये बोलने पर फेंशिंग सोचने लगती है कि काश ये पिछली रात के बारे में बात ना करे, पर युआन पूछ ही लेता है कि कल रात तुमने मुझे एक प्रॉमिस किया था। जो सुनकर फेंशिंग घबरा जाती है और कहती है कि अगर मैंने कोई प्रॉमिस किया भी था तो मुझे बता दो, मैं उसे पूरा करने का ट्राई करूंगी। पर फेंशिंग को कुछ भी याद नहीं है। ये देखकर युआन वहां से अपसेट होकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लुमिंग को देखते हैं जो कि सूली से फेंशिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन वाली बात को पोस्टपोन करने के लिए कहता है। सीन अब मिस्टर ली पर आता है जो कि मीटिंग में सभी को डांट रहे थे कि तुम्हारी गलती की वजह से हमारा लुमिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता था। मीटिंग से बाहर आकर कोंगशा और फेंशिंग से माफी मांगती है कि मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, तो वो उसे कहती है कि ये सब अब दोबारा नहीं होना चाहिए। कोंगशा पूछती है कि आपने लुमिंग को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करने के लिए कैसे मनाया, जहाँ हम देखते हैं कि कल जब वो उसके सामने रो रही थी तो लुमिंग काफी डर जाता है और कहता है कि अगर तुम चुप करोगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगा। यही रीज़न था कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रहा था। फेंचिंग फिर युआन को अपने कैबिन में बुलाती है और उससे पिछली रात वाले प्रॉमिस के बारे में पूछती है। तो वो उसे बताता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रॉमिस किया था। ये सुनकर वो बोलती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती। तो युआन उसे सारी बातें बताने लग जाता है जो भी उसने नशे में कही थी। इसके बाद वो उसके क्लोज आता है और कहता है कि तुमने नशे में मेरा एडवांटेज लेकर मुझे किस भी किया था और तुमने बताया था कि ये तुम्हारा फर्स्ट किस है। पर वो उसे इतना क्लोज देखकर काफ़ी घबरा रही थी। तभी फ़ोन बज जाता है तो फेंशिंग उसे बाहर भेज देती है। दूसरी तरफ लुमिंग अपने पेट के लिए पोस्टर लगा रहा था तो वही फेंशिंग भी उस डॉग के साथ उसके ओनर को ढूंढने के लिए पोस्टर लगाने लग जाती है। तभी वो डॉग भागकर युआन के पास चला जाता है। युआन फेंशिंग को उसके नाम से बुलाता है और पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई। तो वो बताती है कि मैं इसके ओनर को ढूंढने के लिए आई थी और तुमने मुझे अभी क्या बोला, ये मत भूलो कि बाहर भी मैं तुम्हारे डायरेक्टर ही हूँ। तो युआन पिछली रात की बात करने लगता है जिस पर फेंशिंग बोलती है कि अगर किसी एल्डर ने तुम्हें किस कर भी लिया तो क्या हो गया। युआन बोलता है कि अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे फिर से किस करो। पर तभी उन्हें सामने वो पोस्टर दिखता है जिसमें इस डॉग के ओनर ने उसके मिसिंग होने के बारे में लिखा हुआ था। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। फेंशिंग अब ओनर को कांटेक्ट करके उससे मिलने के लिए बुलाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि लुमिंग था। और जब वो अपनी डॉग के साथ फेंशिंग को देखता है तो वो कहता है कि ये क्राई बेबी यहाँ क्या कर रही है। पर बाद में उसे समझ आ जाता है कि उसका डॉग फेंशिंग को मिल गया था और जब वो उसे रिवॉर्ड देने की बात करता है तो वो मना कर देती है। लुमिंग अब उससे अपने डॉग वापस मांगता है तो फेंशिंग उसे प्रूव करने के लिए कहती है कि ये डॉग तुम्हारा ही है, इसलिए वो उसे पीछे जाकर डॉग को बुलाने के लिए कहती है। पर जब लुमिंग ऐसा करता है तो डॉग उसके पास आता ही नहीं। ये देखकर फेंशिंग उसे ले जाने लगती है तो लुमिंग उसे लव जाम कहकर बुलाता है जिस पर वो डॉग जल्दी से उसके पास आ जाता है जो देखकर उसे भी यकीन हो जाता है। अब घर आकर फेंशिंग उस ड्रेस को ढूंढने लगती है जो कि उसे लुमिंग ने वापस करी थी। जब वो इस बारे में अपने भाई से पूछती है तो वो घबरा जाता है और फोन दिखाता है जिसमें वो ड्रेस उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दे दी थी पर उसने गुस्से में उस ड्रेस को काट दिया था जो देखकर फेंशिंग जोर से चिल्लाती है। इसके बाद फेंशिंग अपनी फ्रेंड सॉन्ग से ड्रेस अरेंज करने के लिए कहती है पर वो बताती है कि ये काफ़ी रेयर है और कम से कम हाफ मंथ लग जाएगा। ये सुनकर फेंशिंग परेशान हो जाती है क्योंकि उसने लुमिंग को कल ही ड्रेस वापस देने का प्रॉमिस किया था। अगले दिन हम युआन को देखते हैं जो कि केन्यांग के साथ वॉक पर गया हुआ था जहाँ वो बातों ही बातों में केन्यांग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी बहन ने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया है। केन्यांग बोलता है कि इसकी वजह भी मैं ही हूँ। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब फेंशिंग स्कूल में पढ़ती थी तो एक लड़की ने उसे इम्प्रेस करने के लिए उसका और अपना नाम बोर्ड पर लिख दिया था। पर जब ये बात केन्यांग को पता चली तो उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और इसी तरह जब जब कोई लड़का फेंशिंग से दोस्ती करना चाहता था तो वो उनके बीच में आ जाता था। इसके बाद हम फेंशिंग को देखते हैं जो कि फ़ोन को देखते हुए कहीं पर जा रही थी। तभी उससे कोई टकरा जाता है जिससे उसके हाथ से फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं और वो दुखी होकर उन्हें देखने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर युआन आता है और फेंशिंग को देखकर उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। वो अब यहाँ पर उस दिन को याद करता है जब फेंशिंग नशे में थी तो उसने उससे कहा था कि अगर ये बात 10 साल पहले की होती तो मैं तुम्हें ज़रूर डेट करती। युआन पूछता है कि अब क्या प्रॉब्लम है और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर फेंशिंग उसका गाल खींच देती है और उसे डांटती है कि अब से तुम ऑफिस लेट नहीं आओगे। प्रेजेंट में फेंशिंग युआन को देखकर बोलती है कि आज तो तुम टाइम पर आ ही गए। युआन बोलता है कि तुम ना बाहर मेरे साथ इतना फॉर्मल मत रहा करो, तुमने मुझे किस किया है तो हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। ये सुनकर फेंशिंग बोलती है कि वो काउंट नहीं होगा और मुझे परेशान करना बंद करो वरना मैं तुम्हारी सैलरी कट कर लूंगी। वहीं ऑफिस में हम कोंगशाओ को देखते हैं जो कि रिसेप्शनिस्ट से बात कर रही थी। तभी पीछे से चेनवांग आता है जो उसे अच्छे से ग्रीट नहीं करता तो वो उसे गुस्सा होकर उसे जानबूझकर धक्का दे देती है। जिन्हें इस तरह देखकर युआन चेनवांग से कहता है कि तुम तो बिल्कुल कपल्स की तरह लड़ रहे हो और तुम्हें एक दूसरे को डेट करना चाहिए। इसी बीच हम फेंशिंग को देखते हैं जो कि लियाओ को बताती है कि हमारी कंपनी न्यूली बेड्स के लिए हाउस डेकोरेट करने का काम करती है। बातों ही बातों में लियाओ यहाँ पर अपनी वाइफ की तारीफ करने लगता है जिससे ना चाहते हुए भी फेंशिंग को सुनना पड़ता है। इसके बाद वो उसे एक फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि ये मेरी वाइफ का कज़न है जो कि 33 ईयर्स का है, तो क्या तुम उससे एक बार मेरे लिए मिल सकती हो। इस पर फेंशिंग उसे मना करने के लिए झूठ बोल देती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ पर युआन आ जाता है जो मोबाइल में फ़ोटो देखकर फेंशिंग से कहता है कि यह आदमी तुम्हें एक मोटा आदमी सजेस्ट कर रहा है और तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ भी या फिर नहीं। जो बात सुनकर लियाओ हैरान हो जाता है। फिर युआन फेंशिंग से बोलता है कि अब तुम फिर से ब्राइड्समेड नहीं बनोगी। जो सुनकर वो पहले तो युआन को बाहर भेजती है और फिर लियाओ से बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ की ब्राइड्समेड नहीं बन सकती। दूसरी तरफ हम केन्यांग को देखते हैं जो कि लेक्चर ले रहा था। जब वो यहाँ पर मिनमिन से सवाल करता है तो उसकी फ्रेंड्स उसका वीडियो बनाने लग जाती है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और केन्यांग समझ जाता है कि उसने बेट लगाई है। वो उससे पूछता है कि अगर कोई और बेट बाकी है तो तुम पूरी कर सकती हो, जिस पर मिनमिन चुप होकर बैठ जाती है। अब क्लास के बाद जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ थी तो उसे उसके अंकल लेने के लिए आते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि लुमिंग था।
जिसे वो भागकर जाकर गले लगा लेती है और ये चीज केन्यांग भी देख रहा था। कार में लुमिंग मिनमिन को बर्थडे विश करता है और गिफ्ट में उसे एक न्यू अपार्टमेंट की कीज देता है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है। वो उन्हें बताती है कि मैं जल्दी किसी से अपना लव कन्फेस करने वाली हूँ, वरना मैं भी आपकी तरह 37 ईयर्स तक सिंगल ही रहूंगी। सीन अब फेंशिंग पर आता है, जो कि लुमिंग के ऑफिस में उसका वेट कर रही थी। तभी उसे मिस्टर ली का फोन आता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है और वो लुमिंग को मैसेज करके बता देती है कि मैं पैसे तुम्हारे टेबल के पास रख रही हूँ और वो ड्रेस मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगी। जब लुमिंग ऑफिस में आता है तो उन पैसों को देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये फेंशिंग करना क्या चाहती है। इसलिए वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर पूछता है कि अगर कोई लड़की ऐसी हरकत करे तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो सूली बोलती है कि जरूर वो ना आपको फंसा रही है और बोलती है कि मेरी बहन ने कल मुझे कॉल किया था, जिस चीज से हमें पता चलता है कि लुमिंग और सूली दूर के कजिन्स हैं। सूली अब जब यहाँ पर रोने लगती है तो ये देखकर लुमिंग काफी डर जाता है। वो उसे बताती है कि मेरी बहन भी इसी तरह रो रही थी और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए जल्दी कोई डेट ढूंढूं, वरना वो तुम्हें डेटिंग शो में भेज देगी। जो सुनकर लुमिंग घबरा जाता है और उसे नॉर्मल गेट टुगेदर अरेंज करने के लिए बोलता है। रात में हम देखते हैं कि फेंशिंग के पेरेंट्स काफी परेशान हो रहे थे कि फेंशिंग को अभी तक उसका पार्टनर नहीं मिला। डैड बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी का ख्याल पूरी जिंदगी रख सकता हूँ। मॉम बोलती है कि हमारे बाद तो कोई भी नहीं होगा ना जो कि उसका ख्याल रख सके। जिनकी ये सारी बातें सुनकर फेंशिंग खाना बीच में ही छोड़कर बाहर चली जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि वो युआन के साथ है, क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ वॉक पर आएगी। फेंशिंग उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने आज उसकी हेल्प की थी और वो उसे ये चीज सीक्रेट रखने के लिए भी बोलती है। इसके बाद वो बोलती है कि सभी लोगों को लग रहा होगा कि हम ना कपल्स हैं जो कि अपने पेट्स को वॉक पर लेकर आए हैं। तो युआन बोलता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, इससे भला हमें क्या मतलब। फेंशिंग बोलती है कि अगर किसी पड़ोसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी और वो उसे वार्न करती है कि अगर मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। अगले दिन फेंशिंग कोंगशाओ के साथ लंच कर रही होती है, तभी वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढा है, जो कि मेरा दूर का कजिन है और वो 37 ईयर्स की एज में भी अपने परफेक्ट पार्टनर के लिए वेट कर रहा है। जो सुनने में फेंशिंग को इंटरेस्टिंग लगता है और वो उससे मिलने के लिए मान जाती है, जिस पर कोंगशाओ को काफी खुशी होती है। वहीं चेंगवान युआन को बताता है कि कोंगशाओ फिर से फेंशिंग की मैच मेकिंग करवा रही है। ये सुनकर युआन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब अगले दिन जब फेंशिंग सो रही थी तभी कोई बार बार बेल बजा रहा था, जिससे कि वो परेशान होकर उठ जाती है। अब वो चिल्लाते हुए दरवाजा खोलती है तो उसके सामने युआन था, जिसे देखकर वो जल्दी से दरवाजा बंद करने लगती है, पर वो उसे रोक देता है और बताता है कि प्रोफेसर केन्यांग ने मुझे लंच पर बुलाया है। इसलिए वो जल्दी से अपना मुंह छुपाकर अंदर रेडी होने के लिए चली जाती है। युआन वहीं पर वेट करने लगता है, पर तभी उसका डॉग अंदर रूम के अंदर चला जाता है, जिसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे जाता है, जो कि फेंशिंग के रूम में चला गया था। वो अब यहाँ पर सभी चीज़ों को देखने लगता है, पर तभी फेंशिंग वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो युआन बताता है कि मेरा डॉग यहाँ पर आ गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। फिर हम देखते हैं कि फेंशिंग की मॉम वापस आ गई थी, जिनके साथ बैठकर युआन उनसे बातें करता है। यहाँ पर वो फेंशिंग की काफी तारीफ भी करता है कि वो एक बहुत ही अच्छी बॉस है। फिर जब मॉम को पता चलता है कि युआन सिंगल है तो वो उसके लिए अपनी एक नीज को एज अ पार्टनर सजेस्ट करती है। ये सुनकर केन्यांग कहता है कि अगर आप ऐसी बातें करोगी तो युआन यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा। इसके बाद सभी लोग खाने के लिए टेबल रेडी करते हैं। तभी फेंशिंग वहाँ पर आती है और बताती है कि काम की वजह से उसे जाना होगा और वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम लुमिंग को देखते हैं, जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में था। तभी वहाँ पर फेंशिंग आती है, जिससे कि लुमिंग रेस्टोरेंट में मिलता है और जब वो फेंशिंग को यहाँ पर देखता है तो उसे बोलता है कि मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए तुम मेरा पीछा कर रही हो ना। ये सुनकर फेंशिंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे एक्सप्लेन करे, क्योंकि वो तो अपने काम के सिलसिले में यहाँ पर आई थी और जाने लगती है। अब वो अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें बताती है कि अगले हफ्ते वो एक ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है ताकि उसे उसका फर्स्ट लव मिल सके। उसकी फ्रेंड्स उसे समझाने लगती है कि अब तुम 30 से ज्यादा की हो चुकी हो और ऐसे में फर्स्ट लव की उम्मीद करना तुम छोड़ दो। उसकी फ्रेंड शाओ से बोलती है कि तुमने तो अभी तक अपना फर्स्ट किस भी नहीं किया होगा। ये सुनकर फेंशिंग चुप हो जाती है और वो दोनों समझ जाती है कि उसकी फर्स्ट किस हो चुकी है। वो उसे सब बताने के लिए कहती है तो फेंशिंग बता देती है कि वो मेरा मेल कलीग था और मैं उसे नशे में थी, जिसकी बातें सुनकर उन दोनों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। पर फेंशिंग कहती है कि उनके बीच ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मुझसे 10 साल छोटा है। तो सॉन्ग उसे समझाती है कि लव के बीच में एज कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनती और अगर तुम्हें भी वो पसंद है तो तुम्हें बात को आगे बढ़ाना चाहिए। सीन अब वापस से लुमिंग पर आता है, जिसे रास्ते में अपनी डॉगी का पोस्टर मिलता है और ये पोस्टर फेंशिंग ने लगवाए थे। ये देखकर लुमिंग को रेस्टोरेंट वाली बात याद आती है, जहाँ फेंशिंग से मिलने के बाद जब वो वापस से टेबल पर जाता है तो वो दोनों ही फेंशिंग की तारीफ करते हैं कि वो काफ़ी मेहनती लेडी है जो कि अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही है। ये सब कुछ सोचने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। अब अगले दिन मीटिंग में मिस्टर ली सभी लोगों को उनका टारगेट देते हैं। मीटिंग के बाद युआन फेंशिंग के पास आता है
और उसे शाम को मिलने के लिए बुलाता है। इसीलिए अब दोनों शाम को मिलते हैं। जहाँ युआन उसे बोलता है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहिए। तो फेंचिंग पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम नहीं चाहते कि मुझे मेरा पहला प्यार मिले? जिस पर युआन बोलता है कि अरे मैं हूँ ना। और वो उसके क्लोज आकर पूछता है कि किसी ब्लाइंड डेट वाले इंसान से तो मैं तुम्हारे लिए बेटर पर्सन हूँ। जो सुनकर वो उसे देखती रह जाती है, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि युआन को हाय करती है। युआन उससे फेंचिंग को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर मिलवाता है। वो उनसे उनकी डॉग्स के बारे में पूछती है, पर वो तो वहाँ पर थे ही नहीं। इसीलिए फेंचिंग उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। उन्हें ढूंढने के बाद फेंचिंग एक जगह पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि क्या युआन ने सच में मुझे अभी प्रपोज किया था या फिर वो कोई डेयर कंप्लीट कर रहा था। इस बारे में सोचकर फेंचिंग काफी परेशान हो जाती है। वहीं पार्क में लुमिंग भी अपनी डॉग के साथ आया हुआ था, पर उसका डॉग उसके पास से भाग जाता है और फेंचिंग के पास चला जाता है। लुमिंग भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर फेंचिंग सब एक्सप्लेन करने लगती है कि ये डॉग अपने आप ही यहाँ पर आ गया था और मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। तो युमिंग उसे शांत करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा नहीं कर रही हो और मुझे ये सारी गलतफहमी हो गई थी। लुमिंग भी उससे माफी मांगता है, तो वो भी उसे माफ करके वहाँ से चली जाती है। रात में हम केन्यांग को देखते हैं जो कि सो रहा था। तभी उसके सामने फेंचिंग ब्लैंकेट में आ जाती है, जिसे अचानक से वहाँ पर देखकर वो बेचारा काफी डर जाता है। ये दोनों अब साथ में बैठकर मूवी देखते हैं, जहाँ बातों ही बातों में फेंचिंग उससे पूछती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसी से प्यार में हैं। तो वो बोलता है कि लव ऐसी चीज़ है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें अपने दिल से पूछना चाहिए, क्योंकि जब हम लव में होते हैं तो हम उस इंसान से आई कांटेक्ट नहीं रख पाते, पर उन्हें देखे बिना रह भी नहीं पाते, और जब वो तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है। फेंचिंग अब अपने रूम में आकर उस दिन को याद करती है जब केन्यांग ने उसे युआन को अपने पास इंटर्न रखने के लिए कहा था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। पर जब युआन को देखती है तो वो उसे अपने पास रखने के लिए मान जाती है, जो सुनकर केन्यांग हैरान हो जाता है कि इसे अचानक से आखिर क्या हो गया, क्योंकि अभी तो वो मना कर रही थी। सीना प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर फेंचिंग जब ऑफिस में काम कर रही थी तो एक डिलीवरी बॉय आकर कोंगशाओ को फ्लावर्स दे जाता है। फेंचिंग उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है, तो वो उसे हाँ कर देती है। तभी डिलीवरी बॉय वापस आता है और बताता है कि ये फ्लावर्स फेंचिंग के लिए है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो अब उन फ्लावर्स को कैबिन में ले जाकर देखने लगती है, जहाँ उसे एक कार्ड मिलता है जिसके अंदर युमिंग ने उसे गलत समझने के लिए माफी मांगी थी। दूसरी तरफ लुमिंग जब पार्सल रिसीव का मैसेज देखता है तो वो फेंचिंग का नाम लव से सेव कर लेता है। तभी सूली वहाँ पर आती है, जिससे कि लुमिंग अपनी वीकेंड वाली ब्लाइंड डेट को कैंसिल करने के लिए कहता है और बताता है कि उसे अभी कोई मिल गया है, जिससे कि सूली गुस्सा हो जाती है और उस लड़की का नंबर भी लिखकर चली जाती है जिसके साथ उसे ब्लाइंड डेट पर जाना था। इसीलिए अब वो खुद ही उस लड़की को मना करने के लिए नंबर डायल करता है, पर वो हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये नंबर फेंचिंग का है, जहाँ वो उसे पुरानी सारी बातों को भूलने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम्हें ड्रेस लौटाने की जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फ़ोन कट करने के बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि उसका लव और ब्लाइंड डेट दोनों एक ही पर्सन थे। सीन अब केन्यांग पर आता है, जो कि क्लास में बार बार मिनमिन को ही टारगेट कर रहा था, जिसपे सभी बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं। क्लास के बाद वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है कि वो हर बार मेरा मजाक बनाता है, इसीलिए वो उसके ऑफिस में जाती है, पर वो वहाँ पर नहीं था। इसीलिए उसे एक प्लान आता है और वो ग्लू लेकर उसकी चेयर पर गिरा देती है। फिर जब वो जाने लगती है तभी केन्यांग वहाँ पर आता है और सोंगशू से पूछता है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से मेरा पीछे छुड़ाने में मेरी मदद करोगी या फिर नहीं। बोलती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने 10,000 युआन की ड्रेस काटने में 1 मिनट भी नहीं लगाया था, और अगर उसे पता चला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तो मुझे भी काट डालेगी। तभी केन्यांग उसे थोड़ा सा रोमांटिक होकर बोलता है कि हम तो एक दूसरे के फर्स्ट लव थे ना, तो इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो। जो सुनकर सॉन्ग उसे मारने लगती है और बोलती है कि अगर किसी को इस बारे में पता चला ना तो मैं तुम्हें काट डालूंगी। पर वो उसकी रिक्वेस्ट करने पर उसकी हेल्प करने के लिए मानकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद केन्यांग खुशी के मारे जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है तो वहाँ पर पीछे मिनमिन छुपी हुई थी। अब वो मिनमिन को पकड़ने के बाद उसे अपने डेस्क पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बैठने से रोकने लगती है, पर तब तक देर हो चुकी थी। अब इससे पहले कि वो उसे डांटता तभी मिनमिन की नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। जो देखकर केन्यांग जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो वो उठ ही नहीं पाता, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये मिनमिन की शरारत है। सीना फेंचिंग पर आता है, जो कि कोंगशाओ के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। तभी उसे सामने युआन दिखता है, जिसे देखकर कोंगशाओ कहती है कि इसकी साथ वाली लड़की जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी। वो उसे आवाज लगाने वाली थी, पर फेंचिंग उसे रोक देती है और कहती है कि कोई काम के बाद अपने बॉस को नहीं देखना चाहेगा, पर युआन ने उसे देख लिया था। अब कोंगशाओ तो टैक्सी से यहाँ से वापस चली जाती है, जिसके बाद फेंचिंग फोन निकालकर युआन के पुराने मैसेज को देखने लगती है। तभी वो उसके सामने आ जाता है, जिससे वो उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछती है। तो वो उससे बोलता है कि तुम कुछ गलत मत समझना, वो सिर्फ मेरी जूनियर है। फेंचिंग बोलती है कि भला मैं क्यों गलत समझूंगी, और शायद ना तुम्हें मुझसे सिंपैथी है कि मैं एक एजेड लेडी हूँ जो कि अभी तक सिंगल हूँ, जिसे कोई सच्चा प्यार करने वाला चाहिए। यही वजह है कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो।
युआन बोलता है कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में ये सब नहीं पता होता तो शायद मैं तुम्हें लाइक ना करता, पर मैं तुम्हें सच में काफी चाहता हूँ। ये सुनकर फेंशिंग उसे देखती रह जाती है और डांटते हुए कहती है कि तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मुझसे 10 साल छोटे हो। जिस पर वो नीचे बैठकर रोने लग जाता है। तो ये देखकर वो घबरा जाती है और जैसे वो उसे उठाती है तो वो उसे किस कर देता है, जिससे कि फेंशिंग बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। इतने में उसकी कैब आ जाती है, इसीलिए वो जल्दी से वहां से चली जाती है। अब अगले दिन ऑफिस में वो युआन को ढूंढती है पर वो वहां पर नहीं था, इसलिए वो उसके बारे में रिसेप्शन पर पता करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि आज उसने सिक लीव ली हुई है। ये सुनकर वो अपसेट हो जाती है और यहाँ तक कि लंच टाइम पर भी उसका मन नहीं लग रहा था। तभी उसे अपने कलीग्स की बातों से पता चलता है कि युआन का आज बर्थडे है। ये सुनकर उसे और भी बुरा लगता है कि वो अपने बर्थडे के दिन घर पर अकेला और बीमार है, इसलिए वो उसे मैसेज और कॉल करती है, पर वो सो रहा था जिस वजह से वो रिप्लाई नहीं कर पाता। इसीलिए वो अपने भाई से युआन का एड्रेस लेती है और बारिश होते हुए भी उससे मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ युआन उठ चुका था और पानी पीने के लिए वो जैसे ही बाहर आता है तभी डोरबेल बजती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने फेंशिंग, जो कि भीगी हुई थी, उसे यहाँ पर देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होता है। फेंशिंग अंदर आकर युआन का बुखार चेक करती है और बोलती है कि तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। पर वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भीगी हुई हो, इसलिए तुम्हें पहले हॉट शावर ले लेना चाहिए। इसलिए वो ऐसा ही करती है और फिर युआन का अच्छे से ख्याल रखती है, जो देखकर युआन उससे माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। पर फेंशिंग बोलती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, ना कि सॉरी। इसके बाद वो बर्थडे सॉन्ग गाते हुए उसके लिए केक लेकर आती है, जो देखकर वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। कैंडल बुझाते हुए वो विश मांगता है कि फेंशिंग मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, जो सुनकर फेंशिंग बोलती है कि तुम्हें इतनी ज़ोर से विश मांगनी नहीं चाहिए थी। तो बोलता है कि तुमने मुझे मना नहीं किया, इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो। जो सुनकर फेंशिंग ये सारी बातें हटाकर उसे केक खाने के लिए बोलती है, पर युआन केक उसके फेस पर लगा देता है। अब वो जैसे ही उसे साफ करने लगती है तो वो उसे किस कर देता है, जो देखकर फेंशिंग बोलती है कि ये सब गलत है। तो युआन कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तो भला इसमें गलत क्या है। इसीलिए अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब आज रात के लिए फेंशिंग युआन के घर पर ही रुक गई थी, पर उसकी नींद बिल्कुल ही उड़ चुकी थी। सुबह होते ही वो अपने घर वापस चली जाती है, जहाँ वो अपने भाई को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। जिसे ऐसे देखकर वो पूछता है कि भला तुम घबरा क्यों रही हो, कौन सा तुम युआन के साथ सोकर रही हो, वो तो अभी भी बच्चा ही है जिसे केयर की ज़रूरत है और तुमने उसकी केयर की। अब जैसे ही फेंशिंग अंदर जाती है तो उसकी मॉम बोलती है कि युआन को ऑकवर्ड लगा होगा ना कि उसके सीनियर और उसके प्रोफेसर की बहन उसका ख्याल रख रही है, जिस पर फेंशिंग बोलती है कि मैं सिर्फ उसे 10 साल बड़ी हूँ। ये सुनकर केन्यांग बोलता है कि क्या तुम्हें वो पसंद है जो तुम एज की बात सुनकर इतना गुस्सा हो गई, और वैसे भी भले ही तुम उसे पसंद करो पर वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। जिसकी ऐसी बातों पर मॉम उसे डांट कर चुप करवा देती है। ऑफिस जाते वक्त फेंशिंग अपनी फ्रेंड से पूछती है कि कल रात में अपने कलीग के साथ थी और अब उसे फेस करने में मुझे मुश्किल होगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि जो हो गया सो हो गया, तुम बस उसके सामने नॉर्मल बिहेव करना। फेंशिंग ऐसा ही करती है और कंपनी में जाकर खुद को नॉर्मल रहने के लिए कहती है। तभी उसके सामने युआन आता है, जो कि उसे गुड मॉर्निंग विश करके अपने डेस्क पर चला जाता है। ये देखकर फेंशिंग नर्वस हो जाती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। काम के वक्त वो युआन के बारे में ही सोच रही थी, तभी वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर फेंशिंग के हाथ का सामान छूट जाता है। जहाँ वो उसकी हेल्प करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है पर तुमने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। और वो जैसे ही पिछली रात की बात करने लगता है तो फेंशिंग खड़ी हो जाती है और बोलती है कि हम एडल्ट्स हैं, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकती। और बात रही कन्फेशन की तो मैं अभी उसके बारे में सोच रही हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है, पर युआन उसे रोक देते हैं और कहता है कि मुझे संडे इवनिंग तक तुम्हारा जवाब चाहिए। जो सुनकर फेंशिंग बोलती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। तो वो कहता है कि मैं सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता हूँ और अगर मैं तुम्हारे जवाब से खुश नहीं हुआ तो मैं मिस्टर ली को कंप्लेन कर दूंगा कि तुमने अपने जूनियर को सेक्सुअली अब्यूज़ किया है। ये सुनकर फेंशिंग बोलती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो युआन बोलता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैं अभी बच्चा ही हूँ ना, इसीलिए जो मेरा मन चाहे मैं कर सकता हूँ, और उसे ब्लाइंड डेट पर जाने से मना करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिनमिन को देखते हैं, जो कि अपने अंकल लुमिंग के साथ पार्टी डेकोरेशन की प्लानिंग कर रही थी, जिसकी प्लानिंग सुनकर लुमिंग कहता है कि तुम अपने लव कन्फेशन को कहीं वेडिंग मत बना लेना, देख लेना वो तुम्हारे प्रपोजल को मना कर देगा। जिस पर वो भी मजाक में बोल देती है कि आपकी ब्लाइंड डेट भी ना आपको डंप कर देगी। सीन अब कोंगशाओ पर आता है, जो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए फ्लावर्स भेजे हैं, जहाँ एक बुके गिर जाता है और जब उसे उठाकर देखती है तो उसके बॉयफ्रेंड की हैंडराइटिंग में किसी और लड़की का नाम लिखा हुआ था। अब जब वो डिलीवरी वाला कोंगशाओ को उसका बुके देता है जिसमें सेम कोड के साथ उसका भी नाम लिखा हुआ था, ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उस फ्लावर को फेंक कर उस डिलीवरी बॉय के पीछे जाती है, जहाँ वो सेम फ्लावर एक और लड़की को डिलीवर करता है।
जिससे कि वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। पर इस बात को कंफर्म करने के लिए वो उस लड़की से मिलती है जो उसे बताती है कि ये बुके उसके बॉयफ्रेंड ने बेचा है और उसकी फ्लावर शॉप है। जो सुनकर उसे कंफर्म हो जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, इसीलिए गुस्से में वो वापस से ऑफिस चली जाती है, जहाँ उसका इतना मूड खराब देखकर चेंगवान उसके पास आता है। तो वो उसे अपने बॉयफ्रेंड की चीटिंग के बारे में बता देती है। चेंगवान कहता है कि तो तुम जाकर उसे मारती क्यों नहीं, जिस पर वो बोलती है कि तुम नहीं समझोगे, और वो जाने लगती है। पर फेंचिंग ने उसकी बातें सुन ली थी और वो उसे अपनी ब्लाइंड डेट कैंसिल करने के लिए बोलने वाली थी, पर रुक जाती है। इसके बाद कॉन्ग शाओ चेंगवान को परेशान करके पूछती है कि क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ बॉलिंग के लिए चलोगे, जिसके लिए वो मना कर देता है। तो वो उसे खाने का लालच देती है, जो सुनकर वो जल्दी से मान जाता है। अगले दिन हम लुमिंग को देखते हैं जो कि अपनी ब्लाइंड डेट के लिए रेडी हो रहा था, जिसके लिए वो काफी सारे ड्रेसेस भी ट्राई करता है। दूसरी तरफ फेंचिंग भी काफी अच्छे से रेडी होती है और जाते टाइम अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है, जिसके जाते ही मॉम डैड से कहती है कि वो इतनी ब्लाइंड डेट्स पर जा चुकी है, लेकिन पता नहीं वो अपने लिए कैसा पार्टनर ढूंढ रही है। इसके बाद जब फेंचिंग रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे लुमिंग दिखता है, जो उसे बोलता है कि ये हमारी किस्मत ही है जो कि हमें बार बार मिलवा रही है। फेंचिंग बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे ब्लाइंड डेट हो तो मैं कभी भी नहीं आती। लुमिंग उसे पूछने लगता है कि क्या तुम पिछली बातों को लेकर अब भी नाराज हो, तो वो मना करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। जो सुनकर बेचारे लुमिंग के सारे सपने टूट जाते हैं और वो पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में हो, तो वो बताती है कि नहीं, अभी मुझे उसके कन्फेशन का आंसर देना है। लुमिंग अब यहाँ पर उसके लिए कॉफ़ी मंगवाता है, जहाँ वो अपने फ्रेंड स्टीवन को कॉल करके सारी बातें बताता है, जिस पर स्टीवन कहता है कि तब तो तुम्हें दोस्त बनकर ही रहना चाहिए। पर लुमिंग मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने कॉम्पिटिटर का पता करके फेंचिंग को उससे चुरा लूँगा। तो स्टीवन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट फीस को 10 टाइम्स बढ़ा दूंगा। लुमिंग अब फेंचिंग के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और उसे बताता है कि मेरी लाइफ में भी कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ, पर वो मुझे पसंद नहीं करती। फिर वो फेंचिंग से पूछता है कि जब तुम उस लड़के को पसंद करती हो तो तुम उससे घबरा क्यों रही हो, कि कहीं ये मामला एज डिफरेंस का तो नहीं है। फेंचिंग बोलती है कि हाँ, और यही प्रॉब्लम है, जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वो बातें बनाना शुरू कर देंगे। लुमिंग उसे समझाता है कि मेजॉरिटी लोगों की यही सोच है, पर तुम्हें खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि जो तुम कर रही हो वो सही है, और उसे एक रास्ता बताता है जो कि दोनों के लिए सही होगा। सीन अब शिफ्ट होता है और हम चेंगवान को देखते हैं जो कि कॉन्ग शाओ के साथ बॉलिंग खेलने के लिए गया हुआ था। कॉन्ग शाओ यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेलती है, जिसे देखकर वो उदास हो जाता है, पर वो उसे यहाँ पर सुनाने लग जाती है कि तुम्हारे जैसे लड़के को कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे लाइफ के अंदर कोई गोल ही नहीं है, और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान भी ज़रूर किसी से लड़ाई की वजह से आया होगा। पर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, तो वो उसे बाहर कहीं खाने पर चलने के लिए कहती है। फिर जब वो वेट कर रही थी तभी वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड आती है, जिससे वो बताती है कि आज जिस ब्लाइंड डेट पर मैं जाने वाली थी वहाँ पर मैंने अपनी जगह पर फेंचिंग को भेज दिया। तभी वो देखते हैं कि फेंचिंग अपने ब्लाइंड डेट वाले आदमी के साथ है, जो देखकर कॉन्ग शाओ को बुरा लगता है, क्योंकि अगर वो फेंचिंग को अपनी जगह पर नहीं भेजती तो आज वो वहीं पर होती, जिसका मतलब ये था कि लुमिंग के साथ कॉन्ग शाओ डेट पर जाने वाली थी, पर उसने अपनी जगह पर फेंचिंग को भेज दिया। इसके बाद हम मिनमिन की बर्थडे पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर युआन भी आया हुआ था। वो सभी लोग पार्टी में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। युआन अब यहाँ साइड में आकर फेंचिंग के रिप्लाई का वेट करने लगता है, क्योंकि उसने उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मना किया था। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है, जो बताता है कि मिनमिन ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, कि वो तुम्हें आज सभी के सामने कन्फेस करने वाली है। युआन बोलता है कि अगर उसने ऐसा किया तो मुझे उसे सभी के सामने मना करना पड़ेगा, जिससे कि उसे काफ़ी बुरा लगेगा, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी केक काटने का टाइम आ जाता है। वो बोलती है कि केक काटने से पहले मैं युआन से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो उससे अपना लव कन्फेस कर देती है और उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का चांस मांगती है, जो सुनकर सभी लोग युआन को हाँ करने के लिए बोलते हैं। मिनमिन उसे बोलती है कि तुम्हें अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, पर वो बोलता है कि मैं अभी जवाब दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो, एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।